आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स की बंदरगाह पाबंदी पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की हिफाजत पर किया बड़ा ऐलान। तुर्की इसराइल तनाव इंतहा पर, तैयब अर्दोगान ने बेंजामिन नेतन्याहू को हिटलर ऑफ आवर टाइम दिया करार। कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी का बड़ा ऐलान। यूएस और इसराइल मगरबी एशिया से बगैर किसी कामयाबी के निकलने पर हुए मजबूर। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने तालीमी इदारों में बाहर के अफराद की तकरीरी पर की तनकीद। बोले, क्या जम्मू और कश्मीर में काबिल लोग नहीं? रियासती दर्जे पर भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से जवाब किया तलब। और ईरान और यूएस टॉक्स नाकाम, जीरो लेसन लर्न। सैयद अब्बास अरागची का सख्त बयान। इस्लामाबाद एमओयू आखिरी लम्हात में टूट गया। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसोकीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड करने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। ईरान ने पीर के दिन ही शदीद अल्फाज में यूनाइटेड स्टेट्स के उस फैसले पर तनकीद की है जिसमें कि ईरान के बंदरगाहों पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया। ईरान के खबरदार किया गया है कि अगर उसकी समुद्री हिफाजत को खतरा हुआ तो पूरे पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान में अमन मुतासिर हो सकता है। ईरान के सरकारी इदारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के मुताबिक खतम अल अनबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी की जानिब से बयान दिया गया कि पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान की समुद्री हिफाजत सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि ईरान की मुसल्लह अफवाज अपने मुल्क के हकूक और खुद मुख्तारी की हिफाजत को अपनी फितरी और कानूनी फर्ज समझती है और अपनी समुद्री हदूद में भी अपना इख्तियार इस्तेमाल करने का ईरान बुनियादी हक रखता है। बयान में मजीद कहा गया है कि या तो सबके बंदरगाह महफूज होंगे या फिर किसी के भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेंगे। अगर ईरान के बंदरगाहों की हिफाजत को नुकसान पहुंचाया गया तो पर्शियन गल्फ और सी ऑफ ओमान का कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अपनी समुद्री हदूद में हिफाजत का निजाम बरकरार रखेगा और दुश्मन से ताल्लुक रखने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जबकि दूसरे जहाज ईरान की कवानीन के मुताबिक गुजर जाएंगे। ईरान ने अमेरिका के इस कदम को गैर कानूनी करार देते हुए इसे समुद्री डकैती भी कह दिया है। वहीं ईरान के मुताबिक बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाजों की रवानगी पर पाबंदियां लगाना कानून और उसूलों की खुली खिलाफवर्जी है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि वो मुस्तकबिल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल मजबूत बनाने के लिए मुस्तकबिल में निजाम भी नाफिज कर देगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जंग के बाद से उसकी कौमी हिफाजत को खतरा भी बरकरार है। ये तनाज़ा उस वक्त बढ़ गया है जब अमेरिका के मरकजी फौजी इदारे यूएस सेंट्रल कमांड ने ऐलान कर दिया कि 13 अप्रैल से ईरान के बंदरगाहों पर आने वाले तमाम जहाजों पर पाबंदी लगाई जाएगी। यह फैसला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर लिया गया। सेंटकॉम के मुताबिक ही ये पाबंदियां तमाम ममालिक के जहाजों पर बराबर लागू होंगी जो कि ईरान के बंदरगाहों तक सफर करते हैं। तहम अमेरिका ने वाज़ेह कर दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उन जहाजों की रवानगी पर कोई पाबंदी नहीं होगी जो कि ईरान के अलावा दूसरे बंदरगाहों तक जा रहे होंगे। तुर्की की हुकूमत ने बेंजामिन नेतन्याहू को हमारे दौर का हिटलर करार देते हुए सख्त बयान दिया है और इल्जाम लगाया है कि वो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान चलने वाली अमन बातचीत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये तनाव उस वक्त बढ़ गया है जब 2 हफ्तों के नाजुक जंगबंदी के बावजूद पाकिस्तान में 21 घंटे तक चलने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे के बगैर खत्म हो गए। इससे पहले ही नेतन्याहू ने तुर्की के सदर रेसिप तैयब अर्दोगान पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान से मुतल्लिक गिरोहों की हिमायत करते हैं और अपने मुल्क में कुर्द अवाम के खिलाफ तशद्दुद भी कर चुके हैं। इसके जवाब में ही तुर्की के वज़ारत खारजा ने कहा है कि नेतन्याहू अपने जुराइम की वजह से हिटलर ऑफ आवर टाइम कहलाते हैं और उनका माजी सबके सामने है। बयान में यह भी कहा गया है कि नेतन्याहू पर बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमात चल रही हैं और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है। तुर्की ने इल्जाम लगाया है कि नेतन्याहू का असल मकसद अमन बातचीत को नाकाम बनाना और इलाके में अपनी तोसे पसंद पॉलिसीज जारी रखना है, वरना उन्हें अपने मुल्क में कानूनी कार्रवाई और सजा का सामना करना पड़ सकता है। तुर्की ने मजीद कहा कि इस्राइली हुक्मरान उनके सदर पर झूठे इल्जामात इसलिए लगा रही हैं क्योंकि तुर्की हर फोरम पर सच बोलता रहा है। तुर्की ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि वो मासूम शहरियों के साथ खड़ा रहेगा और नेतन्याहू को उनके जुराइम का हिसाब देने के लिए कोशिश जारी रखेगा। इतवार के दिन ही अर्दोगान ने भी इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि नेतन्याहू नफरत और खून खराबी में अंधा हो चुका है और अगर पाकिस्तान दरमियान में ना होता तो तुर्की इसराइल को उसकी जगह दिखा देता। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह तुर्की लीबिया और कराबख में भी दाखिल हुआ था वैसे ही कदम इसराइल के खिलाफ
खिलाफ भी उठाए जा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी। इसी दरमियान तुर्की के पार्लियामेंट्री स्पीकर नुमान कुर्तुलमुश की जानिब से नेतन्याहू को 21वीं सदी के दहशतगर्द गिरोह का सरगना करार दिया गया और कहा गया कि उनके बयान उनके अपने जुराइम छुपाने की कोशिश है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एर्दोगान की क़ियादत में तुर्की हमेशा फलस्तीन और मजलूम लोगों के साथ खड़ा रहेगा। गाजा में इस्राएली जंग जो कि तीसरे साल में दाखिल हो चुकी, उसमें भी 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। ये सारी सूरत हाल उस वक्त सामने आई जबकि इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सरपरस्ती में ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात भी नाकाम हो गई। ईरान की कुद्स फोर्स के सरबराह इस्माइल कानी ने इतवार के दिन कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इसराइल आखिरकार मगरबी एशिया से बगैर किसी कामयाबी के निकालने पर मजबूर हो गई। उन्होंने ये भी कहा है कि रेजिस्टेंट फ्रंट पूरे इलाके में मजबूत और मौसर तौर पर मौजूद है और दुश्मनों के खिलाफ तैयारी के साथ खड़ा है। कानी ने यह भी ऐलान किया कि अमेरिका और इसराइल को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाब अल मंदीब और रेड सी से किस तरह पीछे हटने पर मजबूर हुए थे और आखिर में भी उन्हें यहां से वापस जाना पड़ेगा। ये बयान ऐसे तनाजुर में आया है जब 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए जिसमें कि ईरान की क़ियादत और फौजी अफसरान को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ही ईरान की मुसल्लह अफवाज ने मगरबी एशिया में अमेरिकी मफादात और कब्जाशुदा इलाकों में इसराइली मकामात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इसके दरमियान ही इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ईरान और अमेरिका के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात भी हुए लेकिन वो किसी नतीजे तक ना पहुंच सके। ईरान की तरफ से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गई लेकिन अमेरिका की ज्यादा शर्तें और रुकावटों की वजह से बात आगे ना बढ़ सकी। जम्मू और कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से पीर के दिन तालीमी इदारों में बाहर के अफराद की तकरीरी पर सवाल खड़े करते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया गया। जम्मू के इलाके मीरा साहब में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों जमातें अवाम को बताएं कि क्यों जम्मू कश्मीर के अहम तालीमी इदारों में ज्यादातर वाइस चांसलर और डायरेक्टर बाहर के लोगों को ही बनाया गया है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, स्कॉस जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने कौमी सतह के इदारों IIM जम्मू और NIT जम्मू का भी जिक्र किया जहां के डायरेक्टर भी बाहर के हैं। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से सवाल उठाया गया है कि क्या जम्मू और कश्मीर में कोई लायक और काबिल शख्स मौजूद नहीं। उनका यह भी कहना है कि इस इलाके में बहुत ज्यादा सलाहियत मौजूद है जो कि अपने इदारों की रहनुमाई कर सकते हैं। नायब वज़ीर आला ने इस मसले को रियासती दर्जे की बहाली से जोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी डोगरा महाराजों के नाम पर सिर्फ इश्तेहारी बोर्ड लगाती है लेकिन रियासती दर्जा वापस लाने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठा रही। आखिर में उन्होंने दोनों ही जमातों से मुतालबा किया कि वो मरकजी हुकूमत से राब्ता करें और जम्मू और कश्मीर को दोबारा रियासती हैसियत की बहाली के लिए संजीदगी से कोशिश करें। तो इसमें वो जवाब देते हैं PDP और BJP क्यों हुआ। हम कहीं नहीं कह रहे वो बुरे हैं, हम यही कहते हैं कि भैया आप ये हमें जवाब दे दीजिए कि आज जम्मू के अंदर जितने भी वाइस चांसलर बाहर के लगे हुए हैं, क्या जम्मू का कोई भी वाइस चांसलर, कोई भी प्रोफेसर काबिल नहीं है जो यहाँ पे लग सके। जम्मू की किसी, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो जम्मू यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सुकास का है, चाहे वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है, चाहे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है रजौरी के अंदर, क्या किसी भी यूनिवर्सिटी पे हमारे जम्मू के कोई भी प्रोफेसर, कोई भी जो पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स हमारे लोग हैं, क्या इस काबिल नहीं कि वाइस चांसलर नहीं बन सकते। और ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अरागची की जानिब से कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान पाकिस्तान में होने वाले अहम मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद में MOU के करीब पहुंचने के बावजूद आखिर में बात रुक गई और कोई फैसला ना हो सका। अरागची के मुताबिक ईरान ने मुकम्मल सच्चाई और नेक नियति के साथ ही मुज़ाकरात में हिस्सा लिया लेकिन अमेरिका की तरफ से ज्यादा शर्तें रखना, बार बार से मौक़िफ़ बदलना और पाबंदियां लगाना सामने आया है जिसकी वजह से बात टूट गई। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि 47 साल में सबसे ऊंची सतह के मुज़ाकरात हुए लेकिन आखिर में कोई सबक हासिल ना हो सका। उनका यह कहना है कि अगर नेक नियति दिखाई जाए तो उसका जवाब भी नेक नियति से मिलना चाहिए लेकिन दुश्मनी का जवाब दुश्मनी ही होता है। वहीं ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बागिर गालिबाफ की जानिब से भी अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों का ईरानी अवाम पर कोई असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका लड़ना चाहता है तो ईरान भी तैयार है लेकिन अगर बातचीत अकल और मंतिक के साथ होगी तो फिर ईरान भी उसी तरीके से जवाब देगा। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है और अगर दोबारा आजमाया गया तो बड़ा सबक दिया जाएगा। ये तमाम सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब इस्लामाबाद में तकरीबन 21 घंटे तक चलने वाले मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। अमेरिका के नायब सदर JD वांस ने कहा कि कई अहम मौज़ूओं पर बात हुई और कुछ हद तक इत्तेफाक भी हुआ लेकिन आखिरी मुआहदा ना हो सका। उनका यह भी कहना है कि ये ज्यादा नुकसान ईरान के लिए है और ना कि अमेरिका के लिए और अमेरिकी वफद बगैर किसी मुआहदे के वापस लौट आए। इसी तरह से इस्लामाबाद के लिए ये अहम मुज़ाकरात फिलहाल किसी फैसले के बगैर खत्म हो गए जिससे कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाव मजीद बढ़ने का खतरा पैदा हो गया।
آج کی اسپیشل رپورٹ میں اتنا ہی. دیجیے اجازت. لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7.